नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फारूक अब्दुल्ला बोले, गुलमर्ग आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, हिंसा बंद करके भारत के साथ दोस्ती का रास्ता तलाशें। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग आतंकी हमले के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान को हिंसा बंद करके भारत के साथ दोस्ती का रास्ता तलाशना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की जगह अपनी दुर्दशा पर ध्यान देना चाहिए, अपनी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मैं पिछले 30 सालों से यह देख रहा हूं, जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग जैसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान दोस्ती का रास्ता नहीं खोज लेते। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब 27 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी, स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया के विमान शामिल। जी हां दोस्तों, विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब 27 फ्लाइट्स को थ्रेट मिला है। इसमें स्पाइस जेट के साथ, इंडिगो के साथ, एयर इंडिया की 6 और विस्तारा की 7 फ्लाइट्स शामिल है जिन्हें धमकी दी गई। इन धमकियों के बाद कई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहीं एयर इंडिया की 6 फ्लाइट्स के साथ ही स्पाइस जेट, इंडिगो और विस्तारा की 7 फ्लाइट्स इस धमकी के बाद प्रभावित हुई है। यह धमकियां इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, एयरलाइन एयर और आकाशा एयर की 95 फ्लाइटों को इसी तरह की धमकियां मिलने के एक दिन बाद आई हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान एनसीपी अजीत गुट में हुए शामिल, बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे, कहा शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस की फितरत में धोखा है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए। शुक्रवार सुबह एनसीपी अजीत गुट ऑफिस में जिशान ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली। इसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने महाराष्ट्र की विधानसभा 2024 के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की। पार्टी ने जिशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। जिशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद जिशान ने कहा कि यह मेरे और परिवार के भावुक पल है। मैं बांद्रा पूर्व से नामांकन भरूंगा। विश्वास है कि मुझे लोगों का प्यार और भरोसा मिलेगा। मैं बांद्रा पूर्व से दोबारा जीतूंगा। शिवसेना और कांग्रेस की फितरत में ही धोखा है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 5 सीट दो वरना 25 पर लड़ेंगे, सपा नेता अब्बू आजमी का एमवीए गठबंधन को कल दोपहर तक का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। जहां एक तरफ गठबंधन की 3 बड़ी पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं बची हुई सीटों पर अन्य पार्टियों की दावेदारी को लेकर खींचतान जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने एमवीए को 1 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सपा ने 5 सीटों की डिमांड की है। ऐसा न होने पर इंडिया ब्लॉक से इतर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की चेतावनी तक दे डाली है। दरअसल दोस्तों, सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने 5 सीटों की मांग की और जवाब के लिए शनिवार की डेडलाइन सेट कर दी है। इस मीटिंग की जानकारी देते हुए आजमी ने बताया कि मैंने 5 सीटें मांगी है। इनमें मौजूदा 2 सीटें भिवंडी पूर्व और मानखुर्द, इसके अलावा 3 और सीटें भिवंडी पश्चिम, मालेगांव और धुले शहर की डिमांड की गई है। अगर यह सीटें हमें मिलती है तो ये जीतने वाली सीटें हैं। अगर आप यह सीटें हमें नहीं देंगे तो मैं 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दूंगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साइक्लोन दाना ओडिशा के तट से टकराकर कमजोर पड़ा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में बारिश, फ्लाइट, ट्रेनें शुरू हुई, 7 राज्यों में असर। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार रात 12:05 पर ओडिशा के तट से 110 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया। सुबह करीब 8:30 बजे तूफान की लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हुई। 8.5 घंटे में तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर से घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। दाना के असर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश हो रही है। भद्रक, केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है। वहीं दोस्तों, सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा है कि 5.84 लाख लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। कई इलाकों में पेड़ उखड़े हैं, गाड़ियां भी डैमेज हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में 1 की मौत भी हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शिमला में दिवाली पर 2 घंटे ही मिलेगा फटाके जलाने का मजा, इन नियमों का पालन करना है जरूरी। जी हां दोस्तों, देश भर में दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को मनाया जाना है। इससे पहले बाजारों में खरीदारी के लिए खूब भीड़ देखी
जा रही है। ऐसे में दोस्तों लोग जमकर सजावट की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा फटाखों की भी जमकर खरीदारी हो रही है। हालांकि शिमला में सिर्फ ग्रीन फटाखे ही बिक्री हो रही है। यहाँ सिर्फ ग्रीन फटाखे जलाने की अनुमति होगी। इस संबंध में जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ग्रीन फटाखे जलाने का वक्त रात 8 से 10 बजे तक ही होगा। जिला प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कानून सम्मत कार्यवाही की जाएगी। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में फटाखे पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर लागू करने की थी अपील। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सीबीआई की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल दोस्तों हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और भाई के खिलाफ जारी किए गए लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने कहा कि हम चेतावनी दे रहे हैं, आप ऐसी छोटी मोटी याचिका इसलिए दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है। यकीनन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ज्ञानव्यापी के पूरे परिसर का नहीं होगा ASI सर्वे, हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट से हुई खारिज। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी की अदालत ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की वह याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पूरे परिसर के ASI सर्वेक्षण की मांग की गई थी। हिंदू पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि मस्जिद के मुख्य गुम्मद के नीचे भगवान आदि विश्वेश्वर का 100 फीट का विशाल शिवलिंग और अर्घा स्थित है जिसका पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से पुरातात्विक सर्वेक्षण होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की थी कि वजू खाने का भी सर्वेक्षण होना चाहिए जो पूर्व के ASI सर्वे में भी नहीं हुआ है। इसके अलावा बचे हुए तहखानों का भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि हम निचली अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार है, इसका पूरा अध्ययन करने के बाद हम हाईकोर्ट जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय हाई कमिश्नर बोले कनाडा ने भारत को धोखा दिया, निज्जर की हत्या के आरोप राजनीति से प्रेरित, खालिस्तानी आतंकवादियों का कनाडा की राजनीति पर है असर। जी हां दोस्तों, कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय कुमार वर्मा ने गुरुवार को कहा कि कनाडा ने भारत को धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि कनाडा ने निज्जर की हत्या मामले में भारत को कोई भी सबूत नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि कनाडा ने भारत पर निज्जर हत्या मामले में जो आरोप लगाए थे वो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित थे। संजय कुमार वर्मा को हाल ही में केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते कनाडा से वापस बुला लिया था। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में वर्मा ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक होने के नाते किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। उन्होंने बताया कि कई खालिस्तानी आतंकी कनाडा के नागरिक हैं जिनका राजनीतिक प्रभाव है। ये खालिस्तानी आतंकी भारत और कनाडा के संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वर्मा के मुताबिक ये आतंकी राजनीतिक दलों पर अपनी राय भी थोपते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम 2024 12वीं पास के लिए आवेदन का आखिरी मौका, हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य 5 साल की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कराना है। इनमें गैस, तेल और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक मौके हैं। इसके बाद ट्रेवल और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में इंटर्नशिप के अवसर हैं। एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 5 इंटर्नशिप ऑप्शन चुनकर आवेदन कर सकता है। वहीं दोस्तों इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज बंद हो जाएगी। अगर दोस्तों आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिवाली पर मोदी सरकार ने कारोबारियों और उद्यमियों को दी बड़ी सौगात, अब होगा डबल फायदा। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले मोदी सरकार अपने कारोबार को फैलाने और विस्तार देने की योजना बना रहे उद्यमियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल दोस्तों अब उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पहले के मुकाबले डबल लोन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा लोन की लिमिट को मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार ने इस फैसले को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दरअसल दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले 10 लाख रुपए के लोन की लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले कमला से बच्चों की तरह पेश आएंगे जिनपिंग, प्रेसिडेंट बनी तो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी, बोले इनकम टैक्स खत्म करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती है तो चीनी राष्ट्रपति उनके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ट्रंप ने एक पॉडकास्ट में यह बयान दिया। इसमें होस्ट ने ट्रंप से पूछा कि अगर किसी तरह कमला जीत जाती है तो जिनपिंग उनसे कैसे निपटेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, वे उनसे सब कुछ छीन लेंगे, कमला को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि कमला और जिनपिंग ऐसे लगेंगे जैसे एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर का एक नौसिखिए से मुकाबला हो रहा हो। ट्रंप पहले भी कई बार कमला हैरिस पर इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। वो हैरिस को आलसी, बेवकूफ, मंदबुद्धि और नशेड़ी तक कह चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर में वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अथॉरिटीज जाने की अनुमति दी है और कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत यह गाइडलाइन बनी थी। एनजीटी के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। ऐसे में एक अन्य केस में अर्जी दाखिल करी से चुनौती नहीं दी जा सकती। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इमरान खान की पत्नी बुशरा 9 महीने बाद जेल से हुई रिहा, इस्लामाबाद कोर्ट ने जमानत दी। इमरान खान अभी भी जेल में ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को तोशखाना केस से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा को 10 लाख रुपए की जमानत पर रिहा किया है। बुशरा पिछले 9 महीने से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद थी, जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रिहा किया गया। बुशरा रिहाई के बाद बुशरा बानी गाला में मौजूद अपने घर के लिए रवाना हो गई। यहां वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी। उनकी रिहाई की जानकारी पीटीआई ने एक्स पर पोस्ट कर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डायरी ऑफ ए होम मिनिस्टर से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, अनिल देशमुख ने अपनी किताब में फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब है। इससे कुछ हफ्ते पहले ही पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद पवार पार्टी के नेता अनिल देशमुख ने अपनी किताब डायरी ऑफ ए होम मिनिस्टर जारी की है, जिसने महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। किताब में किए गए दावों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि देशमुख के जरिए कुछ अन्य शीर्ष नेताओं को फंसाने की साजिश की जा रही है। देशमुख ने किताब में मुख्य रूप से 4 आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें प्रस्ताव दिया गया था कि यदि वह अपनी पेशकश स्वीकार करते हैं तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई मामले की कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी। उन्हें 4 पॉइंट्स के साथ एक ब्राउन रंग का लिफाफा दिया गया था, जिसके संबंध में उन्हें हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया था। इन 4 पॉइंट्स में दिशा सालियान की मौत में आदित्य ठाकरे की संलिप्तता के बारे में तत्कालीन एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने बेटे पार्थ पवार के साथ अनिल देशमुख से मिले थे और पार्थ पवार गुटखा निर्माताओं से पैसा इकट्ठा करना चाहते थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट, सेंसेक्स 662 अंक गिरकर 79,402 पर बंद। बीएसई स्मॉल कैप 1307 अंक टूटा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 25 अक्टूबर को लगातार 5वें दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 662 अंक की गिरावट के साथ 79,402 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 218 अंक गिरा, ये 24,180 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 1307 अंक यानी कि 2.44% गिरकर 52,335 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में आज गिरावट और 10 में तेजी रही। निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें से 38 में गिरावट और महज 12 में ही आज तेजी देखी गई। एमएफसीजी और हेल्थ सेक्टर इंडेक्स को छोड़ दें तो सभी सेक्टरों में आज गिरावट रही। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे ज्यादा 2.52% गिरा। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आईटीसी, एक्सिस बैंक और भेल रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, अडानी एंटरप्राइजेज और बीपीसीएल रहे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सोना और चांदी के दाम में आज रही गिरावट। सोना 182 रुपए गिरकर 78,064 पर आया। चांदी 1418 रुपए सस्ती होकर 96,075 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज 25 अक्टूबर को गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज 182 रुपए गिरकर 78,064 रुपए पर आ गया। इससे एक दिन पहले सोना 78,246 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों चांदी की कीमत में भी 1418 रुपए की गिरावट आई और यह 96,075 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विदेशी निवेशक भंडार 2 अरब डॉलर घटकर आ गया 688 अरब डॉलर पर। एफपीआई की बिकवाली का असर। जी हां दोस्तों, लगातार तीसरे हफ्ते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई की बिकवाली के चलते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली है। 18 अक्टूबर 2024 को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.163 बिलियन डॉलर की गिरावट के साथ 688.267 बिलियन डॉलर पर आ गया, जो इसके पहले हफ्ते में 690 बिलियन डॉलर रहा था। दरअसल दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का डेटा जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक 18 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में फॉरेक्स रिजर्व 2.163 बिलियन डॉलर की कमी के साथ 688.267 बिलियन डॉलर पर आ गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इंडिगो को दूसरी तिमाही में 987 करोड़ का नुकसान। पिछले साल जुलाई सितंबर में 189 करोड़ रुपए का था। रेवेन्यू 13.55% बढ़ा। एक साल में 80% चढ़ा शेयर। जी हां दोस्तों, भारत में लो कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 986.77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 188.9 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। जुलाई सितंबर में इंडिगो के ऑपरेशंस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 13.55% बढ़कर 16,979.6 करोड़ रुपए रहा था। एक साल पहले की समान तिमाही यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 14,943.9 करोड़ रुपए रहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुणे टेस्ट न्यूजीलैंड को 301 रन की बढ़त। दूसरे दिन स्कोर 198 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सुंदर ने 4 विकेट लिए। भारत पहली पारी में 156 रन पर हो गया ऑल आउट। यह दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम पुणे टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। शुक्रवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 5 विकेट खोकर 198 रन बना लिए हैं। अब उसकी कुल बढ़त 301 रन की हो गई है। भारतीय टीम की पहली पारी 156 रन पर सिमट गई थी। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के लिए टॉम लेथम ने 86, विल यंग 23, डेरिल मिचेल 18, डेवॉन कॉनवे 17 और सचिन रविंद्र 9 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से अब तक वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए हैं। रविचंद्रन अश्विन को 1 विकेट मिला। सुंदर ने पहली पारी में 7 विकेट लिए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जिस मांस के शक में हत्या वह गोमांस नहीं निकला। लैब रिपोर्ट से खुलासा। हरियाणा में मुस्लिम युवक को सरेआम डंडे से पीट पीट कर मारा था। जी दोस्तों, हरियाणा में चरखी दादरी जिले के बाडडा कस्बे में 27 अगस्त को मुस्लिम युवक सबीर मलिक की गोमांस खाने के शक में हत्या कर दी गई थी। वह गाय का मांस नहीं था। इसका पता लैब रिपोर्ट से चला है। दोस्तों सबीर पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। पुलिस इस मामले में 2 नाबालिगों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि उन्होंने कबाड़ देने के बहाने साबिर को बुलाया और पीट पीट कर मार डाला। मामले का खुलासा तब हुआ जब 31 अगस्त को मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें पता चला कि आरोपियों ने सबीर समेत 2 युवकों की डंडों से पिटाई की थी। पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया था कि सबीर और उसके साथी गोमांस खाते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स हुए गिरफ्तार। पंजाब समेत कई राज्यों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक्शन। जी दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ पैन इंडिया कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल दोस्तों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। सभी शूटर्स की गिरफ्तारी पंजाब और अन्य राज्यों से की गई है। पुलिस ने शूटर्स के पास से हथियार भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार ये शूटर्स हरियाणा में सुनील पहलवान का मर्डर करने वाले थे। गंगानगर में सुनील की रेकी की गई थी और हथियार भी आ गए थे। इसी मॉड्यूल को आरजी बिश्नोई हेड कर रहा था। दोस्तों आपको बता दें, सुनील पहलवान पूर्व विधायक का भतीजा है। नफे सिंह राठी को जिस तरह जीपीएस से ट्रैक करके मारा गया था, उसी तरह सुनील पहलवान को भी ट्रैक करके मारने की साजिश थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
ट्रूडो ने कनाडा फर्स्ट नीति का कर दिया ऐलान, विदेशियों को नौकरी दी तो बताना होगा काबिल लोग नहीं मिले, भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2025 से विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। उन्होंने इसे कनाडा फर्स्ट का नाम दिया है। ट्रूडो ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बताया कि कंपनियों को नौकरी में अब कनाडाई नागरिकों को प्राथमिकता देनी होगी। कनाडा की कंपनियों को अब विदेशी कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर नौकरी पर रखने से पहले यह बताना होगा कि उन्हें कनाडा का योग्य नागरिक नहीं मिला। ट्रूडो ने कहा है कि यह निर्णय अस्थायी है और कनाडा की आबादी में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का टीजर हुआ रिलीज। 2002 गोधरा कांड पर आधारित है फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होगी। जी हां दोस्तों, विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती का टीजर रिलीज हो चुका है। यह फिल्म 2002 के गोधरा कांड पर आधारित है। टीजर में समाज के अलग अलग मुद्दों को भी उजागर किया गया है। फिल्म में उन समय के हालातों को समझाने का प्रयास करते हुए जरूरी संदेश भी दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टेस्ला का शेयर एक दिन में 22% चढ़ा। इससे एलन मस्क की नेटवर्थ 11% बढ़ी। अब उनकी वेल्थ 22.68 लाख करोड़ रुपए हुई। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयर में 25 अक्टूबर को करीब 22% की तेजी देखने को मिली। इसके कारण एक ही दिन में मस्क की नेटवर्थ 26.4 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 2.21 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह मस्क की मौजूदा टोटल नेटवर्थ का करीब 11% है। इंट्राडे में टेस्ला के शेयर में यह अब तक की दूसरी सबसे बड़ी तेजी है। इससे पहले 9 मई 2013 को टेस्ला के शेयर में इंट्राडे में सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली थी। वहीं टेस्ला का मार्केट कैप अब 81.62 हजार करोड़ रुपए हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई के नए नियम पर चिंता जताई, 2 महीने का समय मांगा। 1 नवंबर से लागू होना है ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसेबिलिटी। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियमों पर चिंता जताई है। नए नियमों के तहत ट्राई ने बैंकों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ओर से भेजे जाने वाले ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसेबिलिटी अनिवार्य कर दी है। इसमें कहा गया है कि यदि मैसेज भेजने की चेन में कोई गड़बड़ी होती है तो वह मैसेज कस्टमर्स के पास पहुंचने से पहले ब्लॉक कर दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि कई प्रमुख संस्थान और टेलीमार्केटर्स अभी तक इन नियमों के पालन के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण ओटीपी और अन्य जरूरी मैसेज की डिलीवरी बाधित हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि क्षेत्रफल वाले एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चल जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।